स्ट्रक्चर, फायदे समझ लिए डिविजनल स्ट्रक्चर के, क्या क्या फायदे होते हैं। नुकसान देख लेते हैं अब कि अगर एक कंपनी डिविजनल स्ट्रक्चर बनाती है तो उसका क्या नुकसान होगा। पहला नुकसान कन्फ्लिक्ट, यानी कि लड़ाइयां। अब लड़ाइयां होंगी किस बेसिस पे, अगर याद है तो बताया था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी लड़ाइयां होती हैं, लेकिन वो लड़ाइयां किस बेसिस पे हो रही थी, इंटरेस्ट के बेसिस पे। अब यहां पे जो लड़ाइयां होंगी वो होंगी ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये बोलेंगे जैसे कि प्रोडक्ट 1 का हेड बोलेगा मेरे को ज्यादा पैसा दो, ठीक है। प्रोडक्ट 2 का हेड बोलेगा मेरे को ज्यादा रोकड़ा दो, ठीक है। ये आपस में लड़ेंगे किसके बेसिस पे, फंड्स के बेसिस पे। ये बोलेगा मेरा रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है मुझे दो, प्रोडक्ट 2 का हेड बोलेगा मैंने ज्यादा प्रॉफिट बना के दिया है मेरे को ज्यादा फंड्स एलोकेट करो। और इन्हीं झगड़ों के कारण जो है प्रॉब्लम आ जाती है, कंफ्लिक्ट हो जाते हैं। अब कॉस्टली प्रोसेस देखते हैं। बेटा आप जरा ध्यान से सोचिएगा, इसके नीचे मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, एचआर। इसके नीचे फिर से मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, एचआर। इसके नीचे फिर से मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, एचआर। अरे इसके नीचे फिर से, यानी कि एचआर 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 4 डिपार्टमेंट बना लिए। काम तो सारी जगह क्या हो रहा है, एक ही। तो यानी कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हम बनाते ही जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं हर प्रोडक्ट के लिए, और वो काम क्या करने हैं, बिल्कुल सेम। तो यानी कि डुप्लीकेशन हो रही है ना, हर प्रोडक्ट की अक्रॉस एक्टिविटी की, और उसकी वजह से हमारा खर्चा ही बढ़ रहा है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, एचआर का डिपार्टमेंट P1 के नीचे भी है, P2, P3, P4 सबके नीचे है। काम तो वो स्टाफ को संभालने का ही कर रहे हैं ना, हर एक प्रोडक्ट के नीचे। उसके लिए हमें कितने लोगों को सैलरीज देनी पड़ रही हैं, कितने लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ रहा है। तो ये क्या बन जाता है, थोड़ा सा कॉस्टली बन जाता है एज कंपेयर टू फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है इग्नोरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। बेटा अब ये P1 को कोई लेना देना नहीं है कंपनी से, ये कहता मेरा प्रोडक्ट मार्केट में जाके पूरा एकदम चमकना चाहिए। प्रोडक्ट 2 वाला भी यही कह रहा है, कहता मेरे को कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी ओवरऑल घाटे में जा रही है, कंपनी ओवरऑल सक्सेसफुल हो रही है, मेरे को खाली अपने प्रोडक्ट से लेना देना है। और इसी चक्कर में ये लोग ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट जो है वो बैक सीट ले लेता है, और ये सारे प्रोडक्ट हेड्स जो है ये अपने ही प्रोडक्ट्स को चमकाने में लग जाते हैं, विच इज अ रॉन्ग थिंग। तो यहां पर आपको ऑलरेडी पता है, मैं एस्पिरिट दी कॉर्प्स पढ़ा चुकी हूं आपको। हमने क्या सीखा था, हमें टीम वर्क, यूनिटी और हार्मनी को प्रमोट करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहां तो कोई टीम वर्क और हार्मनी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हर एक यूनिट अपने में लगा हुआ है। दूसरे यूनिट का हेड बीमार है, ठीक है, दूसरे यूनिट का हेड बीमार हो गया, वो नहीं आ पा रहा ऑफिस, इनको कोई लेना देना नहीं है बाकी के प्रोडक्ट हेड्स को। वो अपने प्रोडक्ट का काम देखेंगे और घर चले जाएंगे। वो प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो रहा है क्योंकि उसका हेड बीमार है, कोई लेना देना नहीं है बाकी के प्रोडक्ट हेड्स को इस बात से। और इसी से बनाया है हमारा तीसरा डीमेरिट, इग्नोरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल